तो आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसको जल्दी जल्दी उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसमें हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, लाइट, आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, उसके नोट्स को फटाफट देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी स्पीड उसकी हाई होगी, अगर आप स्पीड कम करना चाहो तो स्पीड कम करके देख सकते हो। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो एंड तक ज़रूर देखना आप वीडियो को। और ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ये रिवाइज़ हो जाएंगे। आपने तो पहले भी पढ़ा ही होगा, बस वो रिवाइज़ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जैसे लाइट। तो लाइट का बहुत बार पूछा जाता है कि लाइट क्या होता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट की खास बात क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इट ऑलवेज टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, वैक्यूम में, और वो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल होती है तो तीन चीज़ें हो सकती है, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, या रिफ्रैक्शन, या एब्जॉर्प्शन। अब रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। कि जब भी किसी पॉलिश सरफेस पे टकराती है लाइट तो उसका बाउंसिंग बैक, जैसे ये लाइट टकराई और ये बाउंस बैक कर गई, तो ये है आपका रिफ्लेक्शन। इसमें दो इंपॉर्टेंट रोल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल नॉर्मल के साथ ये एंगल जो लाइट आ रही है और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है ये एंगल, तो इसे हम कहते हैं एंगल आई, एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे मतलब ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे मीन्स ये रे, और नॉर्मल ये वाला नॉर्मल, ऑल लाइन्स सेम प्लेन, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी सेम प्लेन में होते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है। फिर है इमेज। इमेज क्या होता है, तो पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट या अपीयर्स टू मीट। जहाँ पे 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं या मीट करती हुई लगती हैं वो कहलाता है इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल कब फॉर्म होता है, जब रेज एक्चुअली मीट करती हैं, और वर्चुअल जहाँ पे अपीयर्स टू मीट है। रियल इमेज कैन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन और इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब हमेशा उल्टी रहती है, वर्चुअल हमेशा सीधी रहती है। रियल इमेज सिनेमा स्क्रीन पे फॉर्म होता है और ये आपका कॉन्केव मिरर के थ्रू फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनता है। अब इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का जो है वो अगर देखें हम, तो प्लेन मिरर में अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है तो इमेज की भी हाइट उतनी होगी, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, बस बिहाइंड द मिरर रहेगा। तो क्या खास बात होती है, वर्चुअल इरेक्ट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। एक खास बात क्या होती है, लिटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। कि राइट जो है वो लेफ़्ट की तरफ दिखाई देता है, लेफ़्ट राइट के जैसा दिखाई देता है। इसी कारण से आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो है वो इस तरह से लिखा होता है ताकि वो जब हम रियर व्यू मिरर में देखें तो आपको दिखाई दे। अब प्लेन मिरर के अलावा जो मिरर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्फेरिकल मिरर। उसमें 2 मिरर है, एक है आपका कॉन्वेक्स, एक था कॉनकेव, ठीक है। जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, अगर आउटर साइड कर्व है तो वो है आपका कॉन्वेक्स, अगर इनर साइड कर्व है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो वो है आपका कॉनकेव मिरर। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटसाइड कर्व है तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, और अगर इनसाइड कर्व है तो उसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये कुछ खास पॉइंट्स होते हैं। अगर हम मिरर की बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्सिस है, जो डायमीटर वाला पार्ट है जहाँ से वो लिया गया है, तो वो एक्सिस होता है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है। पोल होता है आपका जो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और एपर्चर इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो इसका डायमीटर है ये वाला, उसे हम कहते हैं एपर्चर। नेक्स्ट है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस ग्लास स्फीयर का ये बना है मिरर, उसका ये
उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका हाफ, ये जो रेडियस है इसका लेंथ हो गया रेडियस। और उसके बाद नेक्स्ट है फोकस इसका हाफ हो जाता है, या जहाँ पर सारी पैरेलल लाइन आके मिलती है वो आपका कहलाता है फोकस। फोकल लेंथ फोकस पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको पता होना चाहिए। F=R/2 और यहाँ पे U होता है इमेज डिस्टेंस, V होता है U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, F फोकल लेंथ, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI हाइट ऑफ इमेज, M इज़ मैग्नीफिकेशन। अब ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने देखे ही होंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स कहाँ बनते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनता है, फोकस पे, रियल, इन्वर्टेड और बिल्कुल पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं, जो हम सोलर कुकर्स में इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का, तो उसमें हम यही वाला रे डायग्राम, वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है रेज जो है इन्फिनाइट से आते हैं और उनको फोकस किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वहाँ से जो है वो हीट जनरेट होती है और तब हमारा कुकर काम करता है। तो यहाँ पर ये वाला रे डायग्राम आता है। नेक्स्ट है बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी होता है तो आपका एफ और सी के बीच बनता है कैसा, और ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी एक कॉनकेव मिरर होगा आपका, तो अगर ये मान लो आपका एफ है, ये सी है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ से जब जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के पास आएगा जो इमेज का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे है पॉइंट साइज़, फिर बियॉन्ड सी जो है वो डिमिनिश साइज़ है, सी पर जब आएगा तो सेम साइज़, सी पे सेम साइज़, रियल इन्वर्टेड, फिर जैसे सी से और एफ़ के बीच में आएगा तो फिर एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड, एफ़ पे होगा तो हाईली एनलार्ज्ड और इनफाइनाइटी पे। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ये यूज़ होता है आपके टॉर्चेस में। टॉर्च में हम यूज़ करते हैं पीछे कॉनकेव मिरर, ताकि वो दूर तक लाइट हमारी पैरेलल जा सके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पूछा जाता है कि जब भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनाता है तो पोजीशन जो इमेज की बिहाइंड द मिरर बनती है और एनलार्ज बनती है, सीधी बनती है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट में, तो शेविंग मिरर में जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हम एफ़ और पी के बीच में रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट है। तो टॉर्च में जो यूज़ करते हैं उसमें टॉर्च के जो बल्ब है उसको कहाँ रखा जाता है, उसको हम एफ़ पे रखते हैं और जो उसकी रेज़ है वो रिफ्लेक्ट करके बिल्कुल सीधी दूर तक जाती है, इसलिए पावरफुल बीम मिलती है हमको। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट करते हैं ताकि लार्ज इमेज ऑफ टीथ रखे, और वहाँ पर ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, एफ़ और पी के बीच में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर कॉनकेव मिरर को एज अ शेविंग मिरर यूज़ करते हैं, वहाँ भी एफ़ और पी के बीच रखते हैं। और बड़े बड़े कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेस में, वहाँ पर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है और इमेज जो है हमारा फोकस पे बनता है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स तो आपके नहीं आते। कॉन्वेक्स मिरर के आपसे कॉन्वेक्स मिरर का एक ही पूछा जाता है कि ये हमेशा कैसा बनाता है, जब भी पोल और एफ़ के बीच में आपका जब भी इनफाइनाइट और पोल के बीच में हो तो हमेशा ये पी और एफ़ के बीच में बनाता है। हमेशा पी और एफ़ के बीच में, चाहे कहीं भी ऑब्जेक्ट हो आपका, हमेशा ये फोकस और जो पोल है उसके बीच में बनाएगा। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाएगा, ठीक है। और हमेशा इरेक्ट, छोटा, पोल और एफ़ के बीच में। और अगर एक फुल लेंथ इमेज जो है टॉल बिल्डिंग के, वो बहुत छोटे से कॉन्वेक्स मिरर से देखी जा सकती है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है रेयर व्यू मिरर में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है, तो रेयर व्यू मिरर्स में, व्हीकल्स में। फिर इसके और क्या कारण है, तो एक तो ये इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, दूसरा ये वाइडर फील्ड जो है, जो कर्व्ड आउटवर्ड्स है तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। इसके अलावा ये ब्लाइंड टर्न्स पे यूज़ होता है जहाँ ट्रैफिक मर्ज हो रहा हो, और सिक्योरिटी मिरर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। फिर ये कुछ साइन कन्वेंशंस है, ये अगर हम एक बार समझ लें, जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम इस तरफ जो भी लेते हैं वो नेगेटिव होता है, यहाँ पर होता है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव।
तो U हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है। और V की वैल्यू हम अकॉर्डिंगली जहाँ हमारा इमेज बनता है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, ठीक है। अगर M की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड, M की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट। फिर है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसको आप शॉर्ट में भी ऐसे कर सकते हो, 1/f = u + v/uv। और अगर f करोगे तो हो जाएगा uv/u + v। तो अगर आपको फोकस निकालना हो, ये दिया हो, तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला आप लो, टाइम आपका बचेगा। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। तो वो होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर के केस में -v/u। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी हम मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं। मैग्नीफिकेशन अगर हाइट बराबर है तो मैग्नीफिकेशन 1 होगा, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से ग्रेटर होगा, हाइट ऑफ इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होगा। मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर की ऑलवेज +1 होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच मिरर हैज़ ऑलवेज +1 मैग्नीफिकेशन, तो वो है प्लेन मिरर। प्लस साइन इंडिकेट करता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और 1 इंडिकेट करता है सेम साइज़। M की वैल्यू पॉजिटिव और <1 है तो कॉन्वेक्स मिरर है, M की वैल्यू पॉजिटिव है <1 है तो कॉनकेव मिरर है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पॉजिटिव <1 कॉन्वेक्स, >1 कॉनकेव मिरर, और M इज़ नेगेटिव तो कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो ये आपका मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम देखें रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स एंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी लाइट एंटर करता है और उसका लाइट का बेंड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमने पढ़ा था, इतना होता है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ही चेंज हो जाती है उस मीडियम में। इसके एग्जांपल्स जैसे स्विमिंग पूल का बॉटम आपको हायर दिखाई देता है, पेंसिल पार्शियली बेंटेड दिखाई देती है, लेमन्स जो है वो बड़े दिखाई देते हैं, लेटर्स जो है वो बड़े दिखते हैं आपको। अब है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब में जब भी ये जैसे रे आए यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, क्योंकि यहाँ डेंसर है, फिर जब ये बाहर जाती है तो ये इमर्जेंट रे इधर आ जाती है। अब इस केस में जो ये डी है इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। जो बेंडिंग है वो इक्वल होती है, बस उसके बीच में ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, वेवलेंथ और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड नॉर्मल और इंटरफेस पॉइंट, वो दोनों ये ऑल लाइन सेम प्लेन। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो साइन आई बाई साइन आर जो है ये कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो जब लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो स्पीड ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको हम N21 का मतलब है लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है। तो N21। N12 का मतलब है जो लाइट 2 से 1 में जा रही है तो वो N12 हम मानते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर कर रही है तो हम उसे N = C/V वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो किसी भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N12 जब 1 से 2 में जा रही है और 2 से 1 में जो आ रहा है दोनों का रिलेशन इन्वर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो हाईएस्ट टिल डेट है, ये 2.42, और स्पीड ऑफ लाइट है ये 2.42 टाइम्स 1/2.42 टाइम्स है वैक्यूम में। फिर डेंसर मीडियम, तो जहाँ पर मीडियम जो है उसका हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो डेंसर होता है। रेयरर जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। जब भी कोई
रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। जब भी लाइट कोई डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में एक और आता है कि जब भी कोई लाइट इस तरह से डेंसर से रेयरर जाती है, एक पर्टिकुलर एंगल आने के बाद वो इतना अवे हो जाती है, जैसे एक यहाँ पर आ जाएगी और एक ऐसा एंगल आएगा जब इससे भी कम एंगल पे जाएगा तो ये इसी में टकरा के इसी में चली जाएगी, डेंसर टू डेंसर मीडियम में। इसी को हम इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्फेरिकल लेंस दो तरह के होते हैं आपके, आमतौर पर दो होते हैं, बट अगर हम देखें 4 बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉर्नर से थिक होते हैं, सेंटर पर कॉर्नर से थिन, सेंटर पर थिक, कन्वर्जिंग होते हैं। कॉनकेव थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स पे आप देखो थिक है, सेंटर पे थिन है और डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। फिर रे डायग्राम अगर हम देखें तो 6 रे डायग्राम बनते हैं, वो 6 आपको पता होने चाहिए। जब इन्फाइनिटी पे हो ऑब्जेक्ट तो वो कहाँ बनता है, फोकस पे, और यही कारण से जब जो कभी हमें फोकस करना होता है सन रेज़ को, सोलर कुकर वगैरह में या सोलर फर्नेसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ लेंस इस्तेमाल करते हैं, और उसमें यही वाला रे डायग्राम बनता है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f1, तो यहाँ 2f1 के बियॉन्ड है तो यहाँ f और 2f के बीच बनेगा। फिर यहाँ 2f1 पे है तो बनेगा 2f2 पे सेम साइज़, ठीक है। रियल इन्वर्टेड, यहाँ पहले डिमिनिश्ड फिर रियल इन्वर्टेड, फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा साइज इसका बढ़ता जाएगा। फिर अगर यहाँ f और 2f के बीच में, यहाँ बियॉन्ड 2f2 और एनलार्ज्ड बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट f पे है तो एट इन्फिनिटी, और अगर ऑब्जेक्ट आपका f और c के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो कहाँ बनेगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट, एनलार्ज्ड। और यही जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे प्रिंसिपल होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या करते हैं कि उसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ले आते हैं ताकि हमको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे, और इसलिए हमको अगर कॉन्वेक्स लेंस पास से देखें कुछ चीज़ों को तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो ये आपका, अब उसके बाद अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये डाइवर्जिंग होता है, तो इसमें रेस जो है वो डाइवर्ज हो गई तो यहाँ पर हमको लगती हैं कि ये मिल रही हैं, एक्चुअल में ये नहीं मिलती, और ये पॉइंट साइज़ और हाईली डिमिनिश्ड बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। और दूसरा है कि जब भी लेंस के सामने हो तो F और O के बीच में हमेशा बनता है, ठीक है। पोजीशन हमेशा F और O के बीच में। नेचर वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। साइन कन्वेंशन सेम, फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का नेगेटिव, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस केस में अगर आप f की वैल्यू करोगे तो वो हो जाएगा u इंटू वी अपॉन u माइनस वी, उसमें हो जाता था u इंटू वी u प्लस वी। किस केस में, मिरर के केस में। मैग्नीफिकेशन इस केस में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ प्लस v/u हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने थे। फिर है पावर ऑफ लेंस, तो लेंस का पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यानी 1/f, इसका यूनिट जो है, और पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। एक डायोप्टर पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। 1 अपॉन फोकल लेंथ पावर का ये फॉर्मूला होता है, और जब एक से ज़्यादा लेंस को कंबाइन करते हैं तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन देखें फटाफट, अगर आप ये क्वेश्चंस मैं बस 1 सेकंड के लिए वो करता हूँ, आप इसके आंसर्स बताओ इसके बेस पे, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चंस जो MCQs हैं ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, इसका आपको आंसर करना है, ठीक है, कि फिजिक्स के जो 10 क्वेश्चंस है उसका क्या आंसर होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से भी बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, तो एक चैप्टर हमारा हो गया, 3 और बचे हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो इसको आप एंड तक ज़रूर देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो ये ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमको देखने में मदद करता है। ये हमारे आई सॉकेट के में जो स्कल है, आई सॉकेट, स्कल के अंदर जो आई सॉकेट है वहाँ लोकेटेड होता है, और आई बॉल जो है उसका डायमीटर कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर।
पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कॉर्निया या आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है, तो वो कॉर्निया पे। लेंस की अगर हम बात करें तो ये फाइब्रस लेंस होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कहाँ पर? रेटिना पे। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है और ये कॉन्वेक्स नेचर का होता है, जो कि कन्वर्ज करता है लाइट को रेटिना पे। आइरिस, आइरिस का काम क्या होता है? ये मस्कुलर डायफ्राम है जो कि प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। प्यूपिल ये विंडो ऑफ द आई होता है, जहाँ से जो लाइट है वो एंटर करता है और ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। रेटिना का काम होता है, ये आपका मेम्ब्रेन होता है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। कोन सेल्स हमारे जो है लाइट्स में देखते हैं और रॉड सेल्स रात के समय जब अंधेरा, जो लाइट कम हो। ये हमारे ह्यूमन आई का इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ये आपने देखा ही होगा, ये एज सच एग्ज़ाम में तो आता नहीं है। फार पॉइंट, नियर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फार पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस हम देख सकें क्लियरली, और एक एडल्ट आई के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी। नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस होता है जो मिनिमम डिस्टेंस हम देख सकते हैं क्लियरली, और एक नॉर्मल एडल्ट के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। रेंज ऑफ ह्यूमन के विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो हम जो एबिलिटी ऑफ आई लेंस की, आई लेंस जो है अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है ताकि हर एक जगह की चीज़ों को क्लियरली देख सके, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये कैसे चेंज होता है? बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट है आई डिजीज़ में सबसे पहला है मायोपिया, बहुत बार पूछा जाता है, इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। तो मायोपिक पर्सन जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, दूर की चीज़ों को देख नहीं सकता, पास की चीज़ों को देख सकता है, तो उसको हम कहते हैं मायोपिया। इमेज जो है वो रेटिना से आगे बन जाती है और इसको दूर करने के लिए हम एक डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कॉज ऑफ मायोपिया क्या होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है या आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो जाती है, और रेटिना हमारा यहाँ आना था इमेज, बट ये इमेज आगे की तरफ बन जाता है। तो इसको पीछे करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा? तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम कॉनकेव लेंस का। ठीक है, कॉनकेव लेंस करेक्टिव लेंस होता है, जहाँ पर अब ये इमेज को कहाँ दोबारा रेटिना पे फॉर्म कर देता है। करेक्शन ऑफ मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी का पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव डायोप्टर है, तो इसका मतलब उसे कौन सी बीमारी है? तो उसे है नियर साइटेडनेस या मायोपिया। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस कहते हैं। इसमें अफेक्टेड पर्सन जो है वो फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है बट पास की चीज़ों को नहीं देख सकता है। उसका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है और इमेज जो है रेटिना से पीछे बनने लगती है। कारण क्या हो सकता है? फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए या आई बॉल बहुत छोटा हो जाए। इस केस में इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनने लगती है। अगर हम देखें नॉर्मल आई है और अब यहाँ पर इमेज बन रही है, तो इसको हमको रेटिना पे वापस लाने के लिए करेक्ट करना पड़ेगा और हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये ओल्ड एज में लोगों को होता है, जहाँ पर कि ओल्ड पर्सन जो है ना ही पास की चीज़ों को देख पाते हैं ना ही दूर की चीज़ों को सही से देख पाते हैं, क्योंकि उनका पावर ऑफ अकोमोडेशन लॉस हो जाता है। नियर पॉइंट ऐसे केस में धीरे धीरे 25 सेंटीमीटर से बढ़ने लगता है। कॉज क्या होता है? वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस का कम होना। करेक्शन के लिए हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक चश्मा लेंगे तो उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों इस्तेमाल करेंगे। नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे जब पास देखने के लिए, तो इसमें हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर जो है वो कॉनकेव का इस्तेमाल करते हैं दूर देखने के लिए। ठीक है। आई हमारे जो फेस के फ्रंट में होने से फ़ायदा क्या है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू और फेंट ऑब्जेक्ट को भी हम इजीली एनहांस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट और डायमेंशनल 3D व्यू हमको मिल पाता है। तो ये था आपका लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। तो जब भी लाइट पास होती है ग्लास प्रिज्म के, तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के बैंड में डिवाइड हो जाती है। ये फिनोमेनन कहलाता है डिस्पर्जन। और ये जो 7 बैंड है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर के पैटर्न में। ठीक है, स्पेक्ट्रम होता है, हम कहते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और वो होता है विबग्योर।
अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ होगा ज़्यादा उतना एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, जितना वेवलेंथ कम होगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। इसीलिए रेड जो है इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो इसका लीस्ट डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन कम है। वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है तो ये मोस्ट डेविएटेड लाइट होती है। ठीक है, फिर स्पेक्ट्रम जो फॉर्म होता है जब वाइट लाइट जो है ग्लास प्रिज्म से जाती है, तो ऐसा क्यों? तो हर एक कलर का एक डेफिनेट वेवलेंथ होता है और हर वेवलेंथ एंगल ऑफ डेविएशन डिफ़र करता है। रेड लीस्ट डेविएट करता है और ब्लू जो है ये इंडिगो जो है सॉरी और वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करता है। प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म एक पिरामिडिकल पीस होता है ग्लास का जिसमें 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म 2 एडजॉइनिंग सरफेस के बीच का एंगल होता है। ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है। ये जो एंगल है यहाँ पर जहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट रे और बाहर इमर्जेंट रे जहाँ दोनों तरफ मिलती वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल जो है बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले दिखा था कि सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनता है। ये क्वेश्चन आ जाता है किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। और इन्होंने सनलाइट को एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास किया जो कि 7 कलर्स के बैंड में डिवाइड हो गई। फिर उसके बाद ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स फर्दर बाय पुटिंग, जो दूसरे प्रिज्म को जब उन्होंने रखा उल्टे डायरेक्शन में तो उन्होंने क्या देखा कि दोबारा वाइट लाइट चली गई। ठीक है, और दोबारा से सारे कलर्स जो है वो वाइट लाइट में इमर्ज हुए। फिर नेक्स्ट है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो हमने पढ़ा था कि जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आ रही हो तो एक ऐसा एंगल जब इतना ज़्यादा वो नॉर्मल से दूर चला जाए कि वो उसी के अंदर आ जाए, तो उसी को हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल पे ये इसी मीडियम के अंदर दोबारा आने लगता है उस मीडियम को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, द एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री। रेनबो जो है ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है और इस रेन के बाद दिखाई देता है। रेनबो की अगर हम बात करें तो इसमें ये अपोजिट टू द सन हमको दिखाई देता है। 3 फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 3 फिनोमेना जो रेनबो फॉर्मेशन में काम आते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो जब भी अगर हम कहें बारिश होने के बाद रेन के ड्रॉप्स रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जब सन की रेज आती है तो यहाँ सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये एज अ प्रिज्म काम करता है और टकराता है, डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन होने के बाद और ये पहले यहाँ पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर यहाँ डिस्पर्जन होने के बाद बाहर हमको दिखाई देता है। तो यहाँ TIR, डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन तीनों जो है प्रिज्म क्या नाम है रेनबो फॉर्मेशन में काम आता है। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं या क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि बहुत सारे लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की और उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो वहाँ से जो लाइट बहुत दूर से अगर हमारे आँखों तक पहुँचती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन बार बार होता है और इसीलिए फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जो अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट के पीछे आप रखो तो ऐसा ही होता है। स्टार्स जो है वो स्लाइटली हायर अपने एक्चुअल पोजीशन दिखाई देता है। एडवांस सनराइज, सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एडवांस सनराइज, सनसेट, वो भी इसी कारण से, सारा इसी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। फिर स्कैटरिंग इफेक्ट, स्कैटरिंग होता है आपका लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाना बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, और ये लॉ ऑफ रेलीगे। तो ये क्या कहलाता है, जितना वेवलेंथ, ये स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का पावर 4। जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी, जितना वेवलेंथ कम होगा स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। जब भी लाइट पास होता है कोलॉइड से तो उसका पाथ विजिबल होता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइट डार्क रूम में आप एंटर करो, डस्टी रूम में एक वेंटिलेटर से आता है तो आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, या किसी फॉरेस्ट में डेंस कैनोपी वाले फॉरेस्ट में जाओ तो वहाँ पर भी आपको पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं, पाथ ऑफ लाइट। अगला है स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो मेनली ब्लू कलर
ऑफ लाइट दिखाई देता है क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ होता है। इसी वजह से स्काई जो है वो आपको ब्लू दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है। अगर मीडियम साइज़ पार्टिकल है तो रेड कलर का दिखाई देता है, जैसे लॉन्गर वेवलेंथ। लार्ज पार्टिकल्स है तो वो सारे कलर को स्कैटर कर देता है और आमतौर पर वाइट लाइट दिखाई देता है। अच्छा, रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो 1.8 टाइम्स होती है ब्लू लाइट के। डेंजर सिग्नल्स इसलिए रेड कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि लीस्ट स्कैटर्ड होता है बाय फॉग और स्मोक। स्काई अपीयर क्यों होता है ब्लू? बिकॉज जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सभी को स्कैटर कर देते हैं और इसलिए ब्लू का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ब्लू का शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण ज़्यादा स्कैटर हो जाता है और इसलिए स्काई अपीयर्स होता है ब्लू। फिर है जो स्काई है वो एक एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखाई देता है? तो वो स्काई एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखाई देगा? डार्क, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रोमिनेंट, देयर इज नो प्रोमिनेंट एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए उसको डार्क दिखाई देता है। क्लाउड क्यों अपीयर्स होते हैं वाइट? वाटर वेपर्स के कारण, और ये जो ड्रॉपलेट्स है उसका साइज़ ज़्यादा होता है तो सारे कलर लाइट को स्कैटर कर देता है। सनराइज़ और सनसेट के समय रेड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हॉरिजन पे होता है सन और वहाँ से हमारे आंखों तक पहुँचने के लिए जो वेवलेंथ है अगर ज़्यादा है तो स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो ये क्वेश्चन अब इसके आप एक बार देख सकते हो, जैसे इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑन ह्यूमन आई, तो कैसा बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। चेंज इन फोकल लेंथ ह्यूमन आई इज कॉज्ड बाय, तो ये हमने कहा था चेंज इन ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ है वो किससे चेंज होता है? तो इट इज़ चेंज बाय सिलेरी मसल्स। लीस्ट डिस्टेंस कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है। परसिस्टेंट ऑफ विजन कितने देर का रहता है? 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं? तो वो आपके होते हैं कोन्स, जो हाई इंटेंसिटी में होता है। लो इंटेंसिटी में है रॉड्स। एक पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट, तो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पाता है, इसका मतलब उसे कौन सी बीमारी है? तो उसे है आपका, जब वो पास का नहीं देख पाता है तो उसे है दूर दृष्टि दोष, मतलब हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव फोकस का, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/2, तो 0.5 डायोप्टर, तो 0.5 पॉजिटिव। ठीक है। अब बाकी ये एक क्वेश्चन आप कर सकते हो ये। ठीक है, 10 तक इसमें क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चैप्टर देखें। अच्छा, वीडियो ऐसे काफ़ी लंबी हो रही है तो अब फिजिक्स के 2 चैप्टर्स हमने इसमें कवर कर लिए। 2 चैप्टर्स और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप देख भी नहीं पाओगे एक गो में। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये आपको कैसा लगा और इस तरह का हम और लेके आए या नहीं आए। तो अगर आप कहोगे तो इस तरह के और वीडियोस नेक्स्ट 2 चैप्टर्स फिजिक्स के, फिर उसके बाद हमारा प्लानिंग है केमिस्ट्री को भी इसी तरह से 2 वीडियोस में ख़त्म करने की, और फिर बायो को भी इसी तरह से 2 से 3 वीडियोस में ख़त्म करने की, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे हम 9th क्लास के। और अगर आप कहोगे तो हम एक लंबी, अगर आप 30-35 मिनट्स के वीडियोस बनेंगे, तो अगर आप कहोगे तो थोड़ी सी वीडियो को और लंबी हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें 1 घंटे की भी वीडियोस हम देख सकते हैं, अगर आप कहोगे तो 1 घंटे की वीडियोस बना दिया करेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आपके सजेशंस, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी। और आप सारे जो क्वेश्चंस मैंने लाइट के इसमें दिए हैं क्वेश्चंस, उसको आप एक बार कर लेना और उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास में उसके भी आंसर्स देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है तो अभी तक कर लो, और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।